नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच IIT स्टूडेंट from India has won the gold medal at World Government Summit in Dubai। तो दुबई में किसके द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया? तो ये इंदौर के स्टूडेंट थे, उनको ये अवार्ड मिला है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं तो रेगुलर इसको फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो पाए। और रिवीजन के माध्यम से आपको करंट अफेयर याद कराने की कोशिश की जाती है। टेस्ट करने के लिए आप पहले दिन से 15 दिन फॉलो कीजिए और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद है कि नहीं। अगर याद हो तो आप इसको आगे ज़रूर फॉलो करें और कोई कमी आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जियन टू बिगिन। तो भारत और किस देश का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म संरक्षण या धर्म गार्जियन का शुरुआत किसके बीच में होती है? तो आंसर होगा ये भारत और जापान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, जिसको जापान में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। जापान में भी कहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो कैंप इमाजू सीगा, एक इनकी एक प्रिंसेस है, प्रांत है एक, जो वहाँ पर जापान में इसको 17 फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा, 2 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये चौथे नंबर का एडिशन है, चौथा संस्करण है और जापान और भारत की थल सेना इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की जो रेजिमेंट की जो सैनिक है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जापान की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया। यहां पर भारतीय जो आर्मी है वो 12 फरवरी को जापान के जो लोकेशन है वहां पर पहुंच चुकी थी। धर्म गार्जियन की बात करें तो 2018 से इसको फॉर्म किया गया, मतलब 18 से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका मेन पर्सपेक्टिव जो भी इस आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हैं उनमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिससे कि दोनों की शक्तियां एक दूसरे को पता चल जाए और उसी प्रकार से परफॉर्म कर पाए आतंकवादी विरोधी शक्तियों में। यहां पर बात की जाए भारत और जापान के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? आंसर होगा सिन्यू मैत्री, जो कि भारत और जापान के बीच में एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है और ये एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, यहां पर जिमेक्स की बात करें तो जिमेक्स भारत और जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है। सहयोग काजिन ये भी भारत और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 470 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के द्वारा ऑर्डर किए गए, 250 एयरबस से और 220 बोइंग से एयर इंडिया ने परचेज करने का ऑर्डर दिया है। भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज हुई, जिसको जैसलमेर में ऑर्गेनाइज कराया गया। 12 जनवरी से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर? जापान का एक एयर बेस है हायाकुरी में। और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, जिनके द्वारा सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। भारत की जो आर्मी है उसने 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट, एक मकान डेवलप किया और कहां पर? अहमदाबाद में। ब्रह्मोस एयर स्पेस का एयर क्रूज मिसाइल का जो एयर टेस्ट है उसको किया गया है और सक्सेसफुल हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज। तो न्यूज में पैक्स रहा, ये क्या है? तो आपको बता दूं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स है। आपको पता होगा कि पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो हमारे
फार्मर्स हैं, उनको अगर किसानी के लिए स्टार्टिंग में पैसा चाहिए होता था तो किसी साहूकार या फिर जमींदार के पास जाते थे और पैसा ले लेते थे, और उसके लिए वो अपनी खेत या फिर सोना चांदी को गिरवी रख देते थे अगर उनके पास होता था तो सोचिए बाद में क्या होता था, साहूकार ब्याज और पैसे को इतना बढ़ाता चला जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कि वो उनसे मतलब उनकी खेती तक चली जाती थी। लेकिन भारत सरकार के द्वारा पैक्स को डेवलप किया गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फार्मर्स को पंचायत लेवल पर पैसा प्रोवाइड कराती है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 2 लाख के आसपास भारत की जो सरकार है, इंडियन कैबिनेट है, वो इसको अप्रूव कर चुकी है कि भारत में बनेंगे। इस समय पर कितनी बनी हुई है तो 66,000 लगभग काम कर रही है। 66,000 देश की पंचायतों में इस प्रकार की जो सोसाइटी डेवलप है जो कि किसानों को पैसा कम ऋण पर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म के लिए कराती है। ठीक, चलिए अब जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साउथ अफ्रीका से भारत में 100 चीता अब आने वाले हैं। राजस्थान ने कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण एक इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कराया। उत्तर प्रदेश जो कि मोबाइल गेमर्स के पूरी रैंकिंग में टॉप पर है सारे स्टेट्स के कंपेयर में। केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भारत का बन गया। भारत की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग कहां पर, शिलोंग में सेटअप होगी। नरेंद्र मोदी जिन्होंने 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट किया। और पहली बार जो हमारी फॉर्मूला ई वर्ल्ड रेस है, कारों की रेस है, उसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा मिला। नितिन गडकरी जी जिन्होंने जौरी ब्रिज को गोवा से इनॉग्रेट किया, 8 लेन ब्रिज है। आगे बात करें तो अगर आप स्टैटिक को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आप इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा यह शपथ ली गई है किसके द्वारा, तो नोगेम कप्पन कोटेश्वर सिंह के द्वारा। तो जस्टिस नोगेम कप्पन कोटेश्वर सिंह के द्वारा यहां पर शपथ ली गई है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इनकी बात करें तो ये चीफ जस्टिस बने हैं कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है वहां पर। इससे पहले ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर को रिवाइज कर लें। जम्मू कश्मीर 2019 31 अगस्त से यूनियन टेरिटरी डेवलप हो चुका था, और लद्दाख भी। कैपिटल इसकी श्रीनगर समर की है और जम्मू विंटर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और लेजिस्लेचर काउंसिल 36 सीट्स, असेंबली में 89 सीट्स आती हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट फ्रॉम। तो आरबीआई की वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से शुरू किया गया? आंसर होगा ये 13 से लेकर 17 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए उसके ऊपर यहां पर पूरी कैंपेनिंग की गई है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग तरीके की जो डिजिटल चीज़ें हैं उनसे कैसे सेफ यूज़ करें, कैसे उनका प्रचार प्रसार करें, कैसे उन लोगों को भी सिखाएं जिनको डिजिटल यूज़ करना नहीं आता पेमेंट, तो वो सारी सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑर्गेनाइज कराया गया है 13 से लेकर 17 फरवरी तक। ठीक, यहां पर बात की जाए इसकी थीम की तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवर इसकी थीम है। आगे बात करें तो जो भी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं। आरबीआई को फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कलकत्ता में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था, बाद में इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई हो गया। 4 साल का
ये जो इसका गवर्नर का पद होता है, और पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे जो कि 2 साल तक रहे। उसके बाद सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह जी पहले गवर्नर जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने 10 साल तक, ये गवर्नर रहे थे 1982 और 85 तक। केजे उदेशी पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर रही आरबीआई में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी डिड बोइंग चूज टू ओपन इट्स फर्स्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया? तो भारत में बोइंग ने कौन सी सिटी को चुना है अपना जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर? तो बेंगलुरु को यहां पर इन्होंने चुना है। बोइंग की बात करें तो बोइंग इंटरनेशनल लेवल पर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं पर रहती है। इसने भारत में अपना जो एक ऑफिस है, एक सेंटर है, वो बेंगलुरु में इन्होंने खोलने की अनाउंसमेंट की है। इसकी बात की जाए तो ये जो सेंटर है ये 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था और अब इसको खोल दिया गया है, और इसको फाउंड किया गया 1916 में। किसको? बोइंग को। 1916 में हेडक्वार्टर इसका वर्जीनिया यूएस में है, और डेव कॉलहॉन प्रेसिडेंट और सीईओ है, लैरी केलनर चेयरमैन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोर्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मतलब केंद्र सरकार ने इसको स्पॉन्सर किया और कितने करोड़ में स्पॉन्सर कर रही है, और ये है क्या, इसको आगे बताता हूं। तो आंसर होगा केंद्र सरकार 4800 करोड़ के लिए 4800 करोड़ इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट कर रही है। क्या है ये, तो मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपका घर ना कहां पर है, आपका घर बॉर्डर इलाकों पर है। तो बॉर्डर इलाकों पर लोग, बहुत सारे लोग छोड़कर बीच में जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं। इसके माध्यम से क्या होगा कि लोगों को बॉर्डर इलाकों पर अगर वो रह रहे हैं तो वहां की उनकी कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी, वहां का डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी, जिससे कि लोग वहां पर रुकें, जिससे कि वहां पर जो वीराना टाइप का ना हो जाए। मुझे लगता है गांव पर भी इसी तरीके की जरूरत है। गांव पर भी आपको पता होगा कि जो लोग हैं वो गांव से बाहर निकल कर आते हैं क्योंकि उनको कमाना होता है, उनको अपना अच्छी क्वालिटी का जीवन चाहिए होता है। अगर सोचिए वहां पर भी वैसी सुविधा मिल जाएंगी तो लोग क्यों आएंगे? तो इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत बॉर्डर में जो गांव पड़ रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, जिसको सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ 2023? 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई? आंसर होगा ये दोबारा से जुपिटर की हो चुकी है। बीच में आपको पता होगा मार्स के जो मून्स हैं वो एक्स्ट्रा हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से जुपिटर के जो नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अगर बात करें सीक्वेंस में तो यहाँ पे मान लीजिए सन है और मरकरी की 0 मून्स हैं, वीनस के 2 मून हैं, अर्थ के 1 मून है, और मार्स के 2 मून, जुपिटर के 92 हो चुके हैं, सैटर्न के 83 हो चुके हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा और आपको याद भी होना चाहिए। तो जुपिटर के 92 मून्स के साथ ये दोबारा से टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट टैक्सी? तो किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट टैक्सी को लॉन्च किया है? तो लेक्सी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ये वेलोसिटी के द्वारा डेवलप की गई। किसे? वेलोसिटी के द्वारा ये जो एआई चैट बॉट है इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करने वाली है और इसका जो प्रोसेस होगा ये काफ़ी नॉर्मल होगा और कस्टमर से जो क्वारीज है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है?
आंसर होगा ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन? दीप्ति शर्मा। यहां पर आप इनको देख पाएंगे, दीप्ति शर्मा पहली वुमेन क्रिकेटर बनी T20 में जो कि 100 विकेट इन्होंने लिए हैं और भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय बनी है 100 विकेट लेने वाली। वैसे ये ऑलराउंडर है, ध्यान रखिएगा। और महिलाओं का भी अब IPL शुरू हो रहा है जिसको WPL कहा जा रहा है, तो यकीन मानिएगा इनका जो गेम है बहुत अलग लेवल पर पहुंचने वाला है। यजुवेंद्र चहल की बात करें तो मेल में ये सबसे ज़्यादा भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने विकेट ले रखी हैं, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। इन्होंने 91 विकेट ले रखी हैं अपने पूरे T20 करियर में इंटरनेशनली। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है WPL 2023 विच प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। तो कौन से प्लेयर हैं जो कि हिस्ट्री रच के सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर बिके हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, किनके द्वारा लिए गए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय पर आपको कंटेंट देने के लिए एटलीस्ट आप इतना कर ही सकते हैं। धन्यवाद।